नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों ये चल रही है हमारी सीरीज़ लैरावेल 5.2 की। और जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में इस सीरीज़ में हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अपना लैरावेल 5.2 इंस्टॉल किया था। तो उसमें हम लोगों ने डायरेक्टरी बनाई थी L5। तो अभी जो मैं हूँ अपने फ़ोल्डर htdocs में हूँ, यानी कि जो रूट फ़ोल्डर होता है, जैसे आपका वैम्प में www होता है। इसके बाद मैं जाऊँगा L5 में, ठीक है। और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग अगर ब्राउज़र पे जाते हैं तो अपना लोकल होस्ट और 8888 मेरा कॉलम सॉरी पोर्ट नंबर है लोकल होस्ट का, वेब सर्वर का। इस पे हम लोग जाएं L5 पे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डायरेक्टरीज दिखेंगी। आपका प्रोजेक्ट नहीं खुलेगा, डायरेक्टरीज और फाइल्स दिखेंगी कई सारी। तो जो आपकी index.php फाइल होती है वो होती है यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो पब्लिक फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये लेरेवेल 5 आ जाता है, जो कि लिखा हुआ, जो कि है इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक व्यू बना हुआ रहता है, एक फाइल वेलकम पेज। जैसे कोऑर्डिनेटर अगर आपने किया हो तो उसमें होता है, हमने सीरीज़ कवर की है कोऑर्डिनेटर की। जब आप इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहला उनका वेलकम टू कोऑर्डिनेटर करके लिखा आता है। तो लेरेवेल का ये वेलकम पेज है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और विंडोज़ पे तो मेरे ख्याल से कोई इशू होगा नहीं, लेकिन लिनक्स और मैक पे कई बार प्रॉब्लम आती है परमिशंस की। तो इसमें अगर आप देखोगे, मैं आपको यहाँ कमांड लाइन पे दिखाता हूँ। एक आपकी डायरेक्टरी है, कौन सी वाली, स्टोरेज कहाँ पे है, स्टोरेज, ये स्टोरेज नाम की एक डायरेक्टरी है। इस पे जो आपका वेब यूज़र है उसको रीड और राइट की परमिशन चाहिए होती है। अगर वो परमिशन नहीं होगी तो आपको यहाँ पे या तो एरर दिखाएगा, अगर आपके सिस्टम में हो सकता है एरर रिपोर्टिंग ऑफ हो तो ब्लैंक पेज आ रहा होगा। तो प्रॉब्लम यही है, या तो आप अपनी रिपोर्टिंग ऑन कर लो एरर की, वहाँ पे आपको दिख जाएगा एरर की नीड रीड एंड राइट परमिशन समथिंग समथिंग ऐसा। और उसको आपको इस पर फिर रीड राइट परमिशन देनी पड़ेगी, जैसे CH मोड करके हम लोग देते हैं। उसके बाद आपका ये लेरेवेल 5 आ जाना चाहिए। और अगर आप ये देख रहे हो इट मीन्स कि आपकी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की, कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन से फोल्डर हैं, कहाँ कहाँ पे हमारा जो हमारे व्यूज़ रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, जो हमारे कंट्रोलर्स रहेंगे, जो मॉडल्स रहेंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, वो कहाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर में, सबलिम टेक्स्ट में। इसमें मैंने ये L5 का फ़ोल्डर अपना लिया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले ऐप का फ़ोल्डर आ रहा है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। मैं इसको दोनों को स्विच करता रहूँगा, क्योंकि जो मेरा टेक्स्ट एडिटर है उसमें जूम करने की ऑप्शन सही सी नहीं काम कर रही। इसमें टेक्स्ट तो बड़ा हो रहा है फाइल अगर हम एडिट करते हैं, लेकिन जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो साइड बार है ये जूम ढंग से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं दोनों करता रहूँगा चेंज, ताकि आपको यहाँ पे भी कुछ हिंट देता रहूँ अगर आप कोई छोटी स्क्रीन पे मोबाइल पे देख रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहला फोल्डर है ऐप का। हमारी ज़्यादातर चीज़ें इसमें होती हैं, इस ऐप के फ़ोल्डर में। सब कुछ नहीं होता है, जैसे कोऑर्डिनेटर में क्या होता है कि आपका एक एप्लीकेशन का फ़ोल्डर है, सब चीज़ें आपको उसमें ही बनानी है। यहाँ पे है तो ऐप का फ़ोल्डर एक फ़ोल्डर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसी में होगा, उसके अलावा भी कहीं कहीं कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं ऐप को, फिर आगे भी समझेंगे। सारी डायरेक्टरी सारे फोल्डर्स में आपको बताऊंगा किस में क्या होता है। तो ऐप का फ़ोल्डर जब हम खोलते हैं, इसके अंदर आपको और कई सारे फोल्डर्स मिलेंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं, जैसे सबसे पहला है कंसोल। कंसोल क्या है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन, देखिए लेरेवेल 4 तक जो था, 4.2 या जो भी वर्जन आए थे उसके, वहाँ तक जो था, मैं पहले हमेशा कहता रहा हूँ कि मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए वो अच्छा था। लेकिन 5 में आने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई आ गई हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए भी लेरेवेल बहुत अच्छे से काम आ सकता है, ठीक है। और बहुत इजीली मैनेज उसको आप कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत पड़ती है लार्ज स्केल में, और लेवल 4 में नहीं थी, वो 5 में आई, फिर 5.1 में और कुछ नई चीज़ें आई, 5.2 में अब और नई चीज़ें आ गई हैं। वो तो खैर ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो हर वर्जन के साथ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ नए फीचर्स सब में आते हैं। तो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास सबसे पहला फोल्डर है कंसोल का। तो कंसोल में हम लोग क्या सेव करते हैं, कंसोल में सेव होती हैं हमारी जो
कमांड लाइन अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है या आपकी एप्लीकेशन का कोई पार्ट आपको कमांड लाइन पे बनाना है, कोई आपको क्रोन्स बनानी है। जैसे मैंने देखा है पहले, जो मेरे पास एक्सपीरियंस में मेरे नॉन में जो डेवलपर्स थे वो क्या करते थे, कोऑर्डिनेटर में भी लेवल में वो लोग काम नहीं करते थे, कोऑर्डिनेटर में जब काम करते थे तो नॉर्मली HTTP URL हिट करते थे आपके क्रोन में से, ठीक है। हालांकि कोऑर्डिनेटर में भी ये ऑप्शन होती है कि अगर आपको कोई कंट्रोलर मेथड कमांड लाइन से इन्वोक करना है, वहाँ से कॉल करना है, तो उसका एक फॉर्मेट है अलग सा, वो आप कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कैसे करना है। यहाँ पे उसमें हालांकि काफ़ी लिमिटेड था, क्योंकि वो अपना कंट्रोलर और मेथड पे ही चलता था। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि कोऑर्डिनेटर बहुत एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, लेकिन मीडियम और लार्ज स्केल पे आप नहीं जा सकते। लेकिन ठीक है, उन्होंने ऑप्शन दी कमांड लाइन की तो वो अच्छी है, लेकिन बहुत लिमिटेड थी। वहीं अगर आप लेवल की बात करो तो इसमें आप फुल फ्लैश प्योरली कमांड लाइन एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए, कोई आपका ऐसा काम है कि आपको फ्रंट एंड चाहिए ही नहीं, ब्राउज़र से कोई लेने देने नहीं है, सिर्फ कमांड्स पे काम होना चाहिए, तो वो भी आप अच्छे से अच्छे लेवल की एप्लीकेशन इसमें आप बना सकते हो। तो वो जो आपकी कमांड्स होती हैं, जो आपका कंसोल पे काम होता है, बेसिकली जो कमांड लाइन पे काम होता है वो कंसोल में सेव होता है सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यहाँ हम लोग सिर्फ अभी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कवर कर रहे हैं, कहाँ पे क्या होगा, वो सब चीज़ें हम लोग करके भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में, उनको एक एक करके कवर करेंगे। अभी आप इस पे ध्यान, सिर्फ आपको इतना समझना है कि कहाँ पे क्या आपका होगा, क्योंकि कई बार लोग डायरेक्टरी इतनी सारे देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कुछ समझ नहीं आ रही, कहाँ पे क्या, मैं अपना व्यू कहाँ रखूँ, कंट्रोलर कहाँ रखूँ, मॉडल कहाँ बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाए, फिर धीरे धीरे हम लोग इसको एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, हो सकता है थोड़ा बड़ा बनाएंगे। कोऑर्डिनेटर वाले से तो ऑब्वियसली बड़ा बनाएंगे, उसमें हम लोगों ने मिनी प्रोजेक्ट किया था, इसमें कम से कम मीडियम तो करेंगे, लार्ज ना भी कर पाए अगर, देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, ये कंसोल में आपका आ गया, जो भी आपकी कमांड लाइन की एप्लीकेशन, जो भी कमांड आपकी होती हैं वो इसमें आती हैं। ठीक है, फिर इसमें आती हैं इवेंट्स। इवेंट्स क्या होती हैं, देखिए मान लीजिए जैसे आपने कोई वो होता है ना कि ट्रिगर करना, कुछ भी बटन दबाना कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आपको ईमेल भेजना है, SMS भेजना है, तो वो इवेंट्स बनती हैं उसमें कि अगर यूज़र आपका रजिस्टर होता है तो वो एक इवेंट हो गई। उस इवेंट पे क्या होगा, इधर से एक ईमेल जानी चाहिए, उधर डाटाबेस अपडेट होना चाहिए, उधर SMS जाना चाहिए, जो जो भी आपको करना है। और उधर यूज़र को जो है मेलिंग लिस्ट में रजिस्टर भी करना है। इस तरह की जो भी आपके काम होते हैं वो इवेंट्स में आते हैं, तो वो आपके यहाँ इवेंट्स में सेव होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होती हैं, देखिए मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है अभी। जैसे हम लोग इफ़ एल्स करते हैं तो एक इसमें वो होता है ट्राई एंड कैच ब्लॉक का एक PHP 5 में आया था फंडा। वो क्या है, जावा में पुराना है हालांकि, और मेरे ख्याल से C++ में भी होता ही है शायद, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन PHP 5 में आ गया था वो। आपको इफ़ एल्स कंडीशन नहीं लगानी पड़ती, आप ट्राई ब्लॉक बनाते हो, उसमें अगर आपको कहीं एरर आती है तो आप एक्सेप्शन थ्रो करते हो वहाँ से, और फिर उस एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक में आप कैच करके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्सेप्शन, किस टाइप की एक्सेप्शन है, किस टाइप का एरर आया, उस पर आप एक्ट करते हो। यानी कि इफ़ एल्स बहुत सारे आपको नहीं लगाने पड़ते, कोड और मैनेजेबल, रीडेबल और हैंडल करने के लिए अच्छे से वो बन जाता है। तो वो एक्सेप्शंस होती हैं, वो अगर आपको कोई कस्टम एक्सेप्शंस बनानी है, बाय डिफ़ॉल्ट हालांकि बहुत सारी होती हैं, एक्सेप्शन होती है, एक जेनरिक एक्सेप्शन होती है, आप एक DB एक्सेप्शन, और कई कई तरह की एक्सेप्शन होती हैं। तो वो अगर आपको कोई उसके अलावा कोई कस्टम बनानी है तो वो आप यहाँ पे सेव करते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा फोल्डर आता है नेक्स्ट HTTP का। अब HTTP में आप देखोगे आपको सबसे पहले कंट्रोलर्स दिख रहा है एक फोल्डर। कंट्रोलर तो खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, जो आपके कंट्रोलर्स होते हैं एप्लीकेशन के वो इस फोल्डर के अंदर सेव होते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने बेस कंट्रोलर बनाया था ना उसमें, अपना कोऑर्डिनेटर के प्रोजेक्ट में, उसी तरह से इसमें बेस कंट्रोलर आपको ऑलरेडी बना के दिया हुआ ये कंट्रोलर।
तो आपको जो भी कंट्रोलर बनाने हैं वो आप यहाँ पे बना के और इसको इस कंट्रोलर को एक्सटेंड करोगे, इस वाले को क्लास कंट्रोलर। ये देखिए एक्सटेंड्स बेस कंट्रोलर, बेस कंट्रोलर इसका क्या है, ये लेरेवेल का अपना है, ठीक है। यूज रूटिंग कंट्रोलर एज बेस कंट्रोलर और कंट्रोलर एक्सटेंड्स बेस कंट्रोलर। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये नेम स्पेस का फंडा है सारा, अगर आपको क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बोला, पहले भी जब मेरी बात हुई है कहीं भी मैंने जिक्र किया तो ये बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें एडवांस लेवल की हैं, जो मैं समझता हूँ एक नए बंदे के लिए। अगर आप कोऑर्डिनेटर से आ रहे हो तो नेम स्पेस आपने शायद यूज़ किया हो, अगर आप कोऑर्डिनेटर काफ़ी लंबे टाइम से और अच्छे लेवल पे यूज़ कर रहे हो तब आपने नेम स्पेस यूज़ किया, अदरवाइज़ आपने नेम स्पेस उसमें यूज़ नहीं किया होगा। और कोर पीएचपी में तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे कोई भी यूज़ करता होगा, हालांकि मैंने किए हैं, कुछ एक एप्लीकेशंस बनाई थी अपनी, तो उसमें मैंने काम लिया था इनका। ये बहुत यूज़फुल होती हैं चीज़ें, होना भी चाहिए। अगर आपको आप प्रोजेक्ट बड़ा बनाना है तो नेम स्पेस के बिना आप नहीं बना सकते ढंग से, ठीक है। ये चीज़ें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ डिटेल में, मैं फिर से मेंशन करता हूँ यहाँ पे। नेम स्पेस हो गए, अनोनिमस फंक्शन हो गए, मैंने अभी किया है, कंपोजर किया है, आपके मेथड चेनिंग की है, ये सब चीज़ें मैंने कवर की हैं। और अगर कुछ और ऐसा आएगा तो जैसे अभी भी मेरे ध्यान में आया, मैंने बताया थ्रो एंड कैच का एक्सेप्शन वाला जो पार्ट है वो मैंने अलग से डिटेल में कवर नहीं किया हुआ, हो सकता है मैं वो भी कर लूँगा जैसे टाइम लगेगा बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं क्लियर है तो आपको यहाँ पे यहाँ तक नहीं आना चाहिए, पहले आप वो अपने फंडे क्लियर करो, बाद में आपको ताकि समझने में भी आसानी हो। ऐसे आधी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से चली जाएँ तो वो वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो ये नेम स्पेसेस है, आपको जो इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। उसके बाद ये जो कंट्रोलर है आपको इसको एक्सटेंड करना है, और जो कॉमन फंक्शनैलिटी की मैंने बात की थी, अगर आपको करनी है ऑथेंटिकेशन या कुछ भी इस तरह की, तो वो आप इस कंट्रोलर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये वाला जो पार्ट्स है ये ट्रेड्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपने ऊप्स वाले उसमें कवर किया हुआ है कि ट्रेड्स क्या होते हैं और कैसे काम होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। वो भी आप देख सकते हो। ओके, ये कंट्रोलर है। इसके बाद आता है मिडलवेयर्स। मिडलवेयर क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ है, आपको कंट्रोलर एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद और कंट्रोलर मेथड हिट होने से पहले, यानी कि जैसे हुक्स वगैरह होते हैं ना उसमें, कोऑर्डिनेटर में हुक्स, उस टाइप का फंडा है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ उस जैसा है, ठीक है। मिडलवेयर क्या होता है कि आपका जब यूआरएल हिट होता है यहाँ पे, उसमें क्या आपका एप्लीकेशन पे ही चलता था, ये आपके यूआरएल स्पेसिफिक होते हैं कि इस यूआरएल पे हिट होना है। जब ये यूआरएल हिट होता है अगर, तो ये वाले मिडलवेयर या ये वाले मिडलवेयर्स, मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, वो आपको हिट करना है। तो जो यहाँ ऑथेंटिकेशन हमारी हैंडल होती है लेवल में, वो भी मिडलवेयर के थ्रू ही होती है। तो जिस यूआरएल पे आपको ऑथेंटिकेशन करनी है उस पर आप ये मिडलवेयर कॉल करते हो, जिस पे नहीं करनी है उस पर नहीं करते हो ऑथेंटिकेशन वाले मिडलवेयर। तो ये मिडलवेयर्स हो गए। उसके बाद हो गए रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का इसमें फंडा क्या है बेसिक सा, कि जो आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं ना, जो 5.2 में आया है, ये तो मेरे ख्याल 4.2 में भी आ गया था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है रिक्वेस्ट आ गई थी। तो ये क्या है, आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं, जो फॉर्म वैलिडेशन वगैरह है या ऑथराइजेशन है, दो चीज़ें होती हैं उसमें। एक ऑथराइजेशन होती है, देखिए एक ऑथेंटिकेशन हो गई लॉगिन की, कि यूज़र लॉगिन हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद आती है ऑथराइजेशन, कि जैसे आप मॉड्यूल्स बनाते हो ना, कि इस पर्टिकुलर यूज़र को, फलाने यूज़र को ये वाला पार्ट, फलाना पार्ट यूज़ करने की, एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं है, परमिशन टाइप से आप समझ सकते हो कि एडमिन यूज़र जो है उसको सबकी परमिशन है, सबके लिए ऑथराइज है। एक मैनेजर यूज़र है, उसको कुछ एरिया की ऑथराइजेशन है, कुछ की नहीं है। तो वो चीज़ आप इसमें कवर करते हैं, हम लोग कवर कर सकते हैं। हालांकि 5.2 में तो ऑथराइजेशन का जो है ACL करके एक पूरा पैकेज ही आ गया है, जिसमें आप ऑथराइजेशन और रोल्स और परमिशंस और सब कुछ मैनेज कर सकते हो एक अच्छे खासे लेवल का। लेकिन अगर आपको बेसिक सी ऑथराइजेशन चाहिए, यस और नो टाइप की, 2-4 लाइनों का कोड कमांड अपना लॉजिक लगा के, तो वो आप इस रिक्वेस्ट में हैंडल कर सकते हो। और प्लस उसके साथ में आपकी फॉर्म वैलिडेशन जो होती है वो भी रिक्वेस्ट में ही कवर हो जाती है। तो जो आपका, जैसे वहाँ पे मैंने पहले भी बात की थी कि आपको कंट्रोलर के अंदर जो है आपके वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है ना, फॉर्म वैलिडेशन रूल्स, उसमें आप कॉन्फ़िग फाइल में करते थे, यहाँ आप रिक्वेस्ट में करते हो,
ठीक है, हर फॉर्म के लिए आप अलग से करते हो। जैसे वो अरे बनी हुई थी, वो थोड़ा सा एक ही फाइल में, मान लीजिए एक एप्लीकेशन में अगर आपके 20 फॉर्म्स हैं, वही स्केल वाली बात आ जाती है ना कि एक स्मॉल स्केल एप्लीकेशन और एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन। अब स्मॉल स्केल के लिए तो ठीक है, 2-3 फॉर्म है, 4 फॉर्म है, 5 फॉर्म है, तो आपने एक फाइल के अंदर अरे बना के उसके अंदर मल्टीपल सब अरेज बना बना के वहाँ पे सेव कर दिए। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 20-30 फॉर्म आ गए, 50 फॉर्म आ गए एक एप्लीकेशन के अंदर, उन सब के आपको रूल्स डिफाइन करने हैं। तो आप एक फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन डॉट पी फाइल के अंदर अगर 50 एरेज बनाओगे, वो भी एक मेन अरे, उसके अंदर सब अरे, उसके अंदर फिर रूल्स के लिए सब अरेज बहुत सारी थी, और 50 फॉर्म बना दिए तो वो तो बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, हर फॉर्म के लिए एक नई रिक्वेस्ट, एक नई क्लास बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं यहाँ पे क्लासेस में कवर हैं, और मतलब यानी कि ज़्यादा ऊप्स टाइप का आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम मिलता है एज़ कम्पेयर टू कोऑर्डिनेटर। ठीक है, मैं बार बार कोऑर्डिनेटर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी कोऑर्डिनेटर का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और ज़्यादातर जो मेरे व्यूवर्स हैं हमारे चैनल के, वो कोऑर्डिनेटर अभी सीखे हैं और लेवल भी सीखना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन फिर मुझे उस कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना पड़ता है कि जिसने कोऑर्डिनेटर सीखा है, ज़्यादातर लोगों ने हमारे यहाँ से, मेरे चैनल से देख के, तो उनको समझ में आए, समझने में थोड़ा सा इजी हो कि उसके कंपैरिजन में ये कहाँ पे है ना। एक चीज़ आपको पता है तो आप बता सकते हैं, आपको समझने में आसानी होती है कि उस वाली से ये थोड़ी सी इस तरह से बेटर है, थोड़ी सी इस तरह से मतलब 19 है, माइनस है, कम है, जो भी है। ठीक है, तो ये होती हैं रिक्वेस्ट। ओके, उसके बाद ये कर्नल डॉट पी है, ये आपको अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कोर, जैसे लिनक्स की कर्नल होती है ना, एक एक फाइल जिससे सिस्टम स्टार्ट होता है उस टाइप से, वो चीज़ें, इसको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है आपकी रूट्स डॉट पी। यहाँ पे दोस्तों आपके डिफाइन होते हैं रूट्स इस फाइल में। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं, देखिए अभी तक फिर वही बात आती है, कोऑर्डिनेटर का मैं जिक्र करूँगा। कोऑर्डिनेटर में जैसे हम लोग करते आए हैं अभी तक, वो क्या है कि आप एक, जो आपका यूआरएल डिफाइन होता है ना, आपका एक एप्लीकेशन का बेस पाथ है, लोकल होस्ट स्लैश कोऑर्डिनेटर हम लोगों ने रखा था, उसके बाद कंट्रोलर का नाम और फिर मेथड का नाम, उसके बाद वाले सारे पैरामीटर्स। ठीक है, ऐसे ही होता था। लेकिन यहाँ पे कंट्रोलर और मेथड से यूआरएल का कोई लेने देना नहीं है। आपका कंट्रोलर कहीं भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, सब फोल्डर के अंदर, ये ठीक है, कंट्रोलर्स वाले फोल्डर के अंदर, उसके अंदर किसी भी सब फोल्डर के अंदर हो सकता है। ठीक है, आपके मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रूट रहेगा, रूट यानी कि यूआरएल, जो यूआरएल रहेगा वो आपकी मर्जी का रहेगा, और कंट्रोलर की लोकेशन, मेथड का नाम वो आपकी मर्जी का रहेगा। वो मैपिंग जो होती है कि इस यूआरएल से ये कंट्रोलर चलेगा, इस यूआरएल से ये कंट्रोलर का ये मेथड चलेगा, वो इट्स रूट्स डॉट पी फाइल में जो है डिफाइन किए जाते हैं। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि रूट्स की फाइल में अपने आप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली, और ये वीडियो है हमारा सिर्फ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लिए, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया HTTP। उसके बाद आ गई जॉब्स। जॉब्स क्या हुई, वो बेसिकली वैसे ही है क्रॉन जॉब, जो क्रॉन जॉब, जो क्रॉन होती हैं हमारी कमांड्स, क्रोन्स होती हैं, वो यहाँ जॉब्स में आती हैं। ठीक है, उसके बाद लिसनर्स हैं, जो इवेंट यहाँ पे हमने देखी, जो इवेंट बनेगी, अगर वो इवेंट होती है तो उस इवेंट पे आपको क्या करना है, वो आप यहाँ लिसनर्स में देते हो। ठीक है ना, यानी कि ये हुआ, कुछ एक चीज़ हुई, तो उसको, उसके होने के बाद आपको जो एक्शन लेना है वो आप लिसनर में, जो वेट करता है कि अच्छा क्या ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो वो जो सुनता है, जो क्लास बनती है उसकी, वो लिसनर्स में बनती है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है पॉलिसीज़ की। पॉलिसीज़ क्या होती हैं, जैसे अभी मैंने बताया, जो ACL बताया ना, ऑथराइजेशन के लिए जो एक पूरा पैकेज आया है, तो उसमें पॉलिसीज़ बनती हैं, वो इस फोल्डर के अंदर आती हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स बेसिकली पैकेजेस जितने होते हैं हमारे ना, लेरेवल में जितने पैकेजेस बनते हैं, मतलब लेरेवल के लिए जितने पैकेजेस आप बनाते हो, लेरेवल वैसे तो जैसे कंपोजर में हमने देखा कि हम लोग कोई भी पैकेज बनाते हैं तो लेरेवल पूरा पैकेज पे बना हुआ है, तो इसके स्पेसिफिक पैकेज या मॉड्यूल कह लो अगर आप बनाते हो, तो उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स बनते हैं, वो सारे यहाँ पे आते हैं, ये एप्लीकेशन के सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, उसके बाद जो यूज़र डॉट PHP है, ये बेसिकली आपका मॉडल है एक, जितने मॉडल्स बनते हैं इसमें वो ऐप
फोल्डर के अंदर आते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। आप चाहो तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर अलग बना सकते हो, तो नेम स्पेस उस हिसाब से चेंज हो जाता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो जो स्ट्रक्चर है वो ये ऐप फ़ोल्डर के अंदर आते हैं। और ये यूज़र डॉट php एक मॉडल इन्होंने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिया हुआ है। इसको ये क्या है कैसे है इसको तो फिर हम बाद में समझेंगे। लेकिन ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें बनी हुई आती हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा इसमें जो हमारा कंट्रोलर है, इसमें ये बना हुआ था कंट्रोलर, और रूट्स में भी कुछ रूट्स डले हुए थे। यहाँ पे व्यू रिटर्न कर रहे हैं वेलकम का, तो व्यू भी हमारा एक बना हुआ है, यूज़र मॉडल बना हुआ है। और ऑथेंटिकेशन के लिए ये देखिए ऑथ कंट्रोलर बना हुआ है, पासवर्ड कंट्रोलर बना हुआ है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपको साथ में बना के देता है ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर, सॉरी लेरेवल। तो वो कई दिन से कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर बोलते बोलते मेरे मुंह पे चढ़ गया वो कोऑर्डिनेटर, तो उसके लिए सॉरी है। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें जो लेरेवल आपको बना के देता है साथ में, ठीक है, ताकि आप उसको समझो, आप देखना भी इन फाइल्स को कि इसमें क्या है, जो उसको देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये किस तरह से बना हुआ। बाकी हम लोग तो डिटेल में तो कवर करेंगे ही फिर बाद में, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐप का फोल्डर पूरा हो गया, डायरेक्टरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आती है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप बेसिकली आपके काम की नहीं है, इसको आपको छोड़ देना। ये बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन जो इसकी स्टार्ट होती है किस तरह से होती है क्या होता है वो है इसमें, इनमें तो खैर डिटेल में अभी जाने का क्या कोई मतलब नहीं है। ये ऐप डॉट पी एच पी ऑटोलोड डॉट पी एच पी, इसको आप मत छेड़ो बूटस्ट्रैप को, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कॉन्फ़िग। जैसे ये कॉन्फ़िग है आपकी, इसकी सारी कॉन्फ़िग आपको फाइलें इस कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर मिलती हैं। ऐप डॉट पी एच पी, ऑथ डॉट पी एच पी, ब्रॉडकास्टिंग कैशे, कंपाइल डाटाबेस वगैरह वगैरह सारी फाइल्स आपको इस कॉन्फ़िगरेशन की जितनी फाइल्स होती हैं वो यहाँ आपको कॉन्फ़िग के डायरेक्टरी में मिलती हैं। उसके बाद डाटाबेस है। डाटाबेस ये वो नहीं है जिसमें आपको डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन रखनी होती है, उसके लिए आपको कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर डाटाबेस डॉट पी एच पी दी गई है, ठीक है। इसमें आपको डिफ़ाइन करना होता है कि आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह जो भी हैं वो क्या है कैसे। हालांकि यूज़र नेम पासवर्ड भी हम इसमें नहीं डालते हैं, वो उसके लिए एनवायरनमेंट फाइल्स अलग से बनी हुई हैं, उसको फिर हम वही है कि डिटेल में करेंगे। लेरेवल काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, 2 लाइनों में या एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए अभी जो मेरा फोकस है सिर्फ ऑलरेडी 20 मिनट हो गए हैं और अभी तक हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इसको हम लोग सिर्फ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे ही रखेंगे, फिर से बोल रहा हूँ। डाटाबेस की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, तीन बेसिकली, फैक्ट्रीज, माइग्रेशन एंड सीड्स। तो फैक्ट्रीज क्या होती हैं कि आपको अगर डाटा या मॉडल्स क्रिएट करने हैं, जैसे फेक हम लोग करते हैं, फेकर होता है, फेकर एक इसमें क्लास है। अगर आपको कोई मान लो ट्राई करने के लिए कहीं पे मान लीजिए आपने पेजिनेशन चला के देखनी है कैसी लग रही है, और उसमें आपको रिकॉर्ड्स चाहिए 15-20 कम से कम, तो आपको मैन्युअली डाटाबेस में जाके इंसर्ट ना करने पड़े, उसके लिए इसमें फेकर क्लास है। वो फैक्ट्री से आप, फैक्ट्री बेसिकली क्या करती है, आपका मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट भी करती है, उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी कि बनाने का जो भी काम होता है वो फैक्ट्री में होता है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशंस होती हैं। माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन अगर आपको पता हो, जैसे गिट हब है ना, या उस टाइप की जो भी रिपोजिटरीज हैं जो आप, यानी कि वर्जन लगाने के लिए कि कमिट्स जैसे आप करते हो कि अच्छा अब ये चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया, उस तरह से वो डाटाबेस के लिए गिटहब है। मान लो कि आपके डाटाबेस में आपने क्या चेंजेस किया, आपने फलाना टेबल ऐड किया, उसमें इतने इतने कॉलम ऐड किए, फिर अगर आपने कल वो कमिट हो गया एक टाइप से, उसके बाद अगर आपने कल को कोई नया कॉलम उसमें ऐड किया या रिमूव किया या चेंज किया, या फिर एक नई टेबल ही ऐड कर दी या पुरानी कोई टेबल ड्रॉप कर दी, इस तरह के जो भी चेंजेस आप करते हो वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। मतलब बेसिकली क्या है, लेरेवल में आपको डाटाबेस की टेबल्स क्रिएट करने के लिए आपको PHP माई एडमिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आपने वहाँ डाटाबेस क्रिएट कर दिया, डाटाबेस का नाम, उसके बाद उसकी टेबल्स क्रिएट करना, डिलीट करना, उसमें कुछ भी करना है, चेंज करने, कुछ भी इस तरह का काम करना है, उसके लिए आपको डाटाबेस में जाने की, PHP माई एडमिन जैसे अब ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ पे, तो उसमें लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और करनी चाहिए भी नहीं। उसकी डिटेल्स फिर हम देखेंगे, लेकिन ये उसके लिए कि आपको कौन सी टेबल क्रिएट करनी है डाटाबेस में, कौन कौन से कॉलम होंगे, किस टाइप का होगा, वैरकर होगा, टाइम स्टैम्प होगा, इंटीजर होगा, बिग इंट होगा, वगैरह 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 वगैरह, ये कॉलम होगा, इतने होंगे, ये आईडी होगी, ऑटो इंक्रीमेंट, जितना कुछ है, फॉरेन कीज तक,
सब कुछ इसमें टेबल क्रिएट करना, डिलीट करना सब आपके माइग्रेशंस में रहता है और उसकी बाकायदा हिस्ट्री मेंटेन होती है, आपने कब क्या किया, ताकि आप आगे पीछे भी जा सको। आपने कोई नया कॉलम ऐड किया, वो फिर आप पीछे रिमूव करना चाहते हो, तो वो उस टाइप की सारी चीज़ें हैं, उसको हम फिर डिटेल में करेंगे। तीसरा आती हैं सीड्स। सीड्स क्या होती हैं, आपने जब डाटाबेस क्रिएट किया नया ब्लैंक, तो वो उसमें मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन बना के दे रहे हो किसी को कि आपको यूज़ करनी है, उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक एडमिन यूज़र बना हुआ चाहिए ताकि वो लॉगिन कर पाए उसके साथ। तो वो कैसे क्रिएट होगा, वो इंसर्ट कैसे होगा, वो सीड से होगा। ठीक है, या बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मान लीजिए आपने एक सिस्टम बनाया, उसमें थीम चूज़ करने की ऑप्शन देती, 8 थीम्स देती, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक थीम तो रहेगी उसमें डाटाबेस में एंट्री की, हाँ ये वाली थीम डिफ़ॉल्ट है, तो उसकी एंट्री। कुछ भी ऐसा डाटाबेस के अंदर एंट्रीज़ करना जो कि आप पहले से, मतलब इस सेटअप के टाइम पे जब वो बंदा कमांड रन करे सेटअप की, तो वो अपने आप से उसमें इंसर्ट हो जाए। जब वो यूज़र लॉगिन करने की, मान लीजिए देन 2 एग्जांपल दिए मैंने, अगर वो लॉगिन पेज एक्सेस करता है, सबसे पहले एंटर हिट करेगा यूआरएल डाल के, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम उसको दिखनी चाहिए वो डाटाबेस से फेच होती है कई बार। मतलब अगर आप थीमिंग सिस्टम बनाओगे तो डाटाबेस से ही होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी सेट हुई हुई है वो इंस्टॉलेशन के टाइम हो जाए। फिर जब उसको लॉगिन करना है, लॉगिन पे जाने के बाद तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने एक एडमिन यूज़र जो बनाना है वो डाटाबेस में क्रिएट हो जाए। तो वो आपको मैनुअल कुछ भी ना करना पड़े, वो सारा काम इसमें कंट्रोल, जो डाटाबेस से रिलेटेड काम है वो डाटाबेस के फोल्डर के अंदर होता है। उसमें माइग्रेशंस भी हैं, उसके अंदर फैक्ट्रीज भी हैं, उसके अंदर सीड्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोल्डर आता है हमारा पब्लिक का। अब पब्लिक तो पब्लिक है, जैसे उसका नाम है, जो भी आपका रूट जो होता है, जैसे इंडेक्स डॉट पी एच पी आपको जो एप्लीकेशन की है वो इसके अंदर मिलेगी। जैसे मैंने अभी दिखाया भी था कि अगर हम एक्सेस करते हैं, हमें एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, तो वो स्लैश पब्लिक के अंदर हमारे को एप्लीकेशन मिल रही है फ़िलहाल। इसको आप एच टी एक्सेस से ओवरराइट कर सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाए, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेटर में इंडेक्स डॉट पी एच पी रिमूव करते थे, वैसे यहाँ पे आप पब्लिक भी रिमूव कर सकते हैं। वो फिर देखेंगे करना है नहीं करना, क्या करना कब करेंगे, जब तब तब देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पब्लिक है, इसके अंदर आप अपनी सी एस एस जे एस फाइलें, इमेजेस वगैरह जो भी हैं वो सब आप इस फोल्डर के अंदर रखते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर एक तो आपके एसेट्स हैं। एसेट्स क्या हैं, देखिए इसमें आपको सैस का एग्जांपल मिलेगा। तो सैस जो होती है वो एक लैंग्वेज है आपकी सी एस एस फाइल्स क्रिएट करने के लिए। तो उस टाइप के स्टैटिक जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए बेसिकली तो सैस और लेस ही हैं दो जो सीएसएस बनाते हैं। उसको क्रिएट कर जनरेट करने के लिए जो आपको चाहिए सामान कह लो, फाइल्स कह लो, प्रोग्राम कह लो, वो सब इस रिसोर्सेज के एसेट्स के अंदर होता है। ठीक है, और दूसरा है इसमें लैंग का फोल्डर। लैंग यानी कि लैंग्वेज। तो अगर आपको कोई मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन बनानी है, हिंदी इंग्लिश वगैरह, जापानीज, यूरोप, जो भी लैंग्वेज होती हैं यूरोप की, कौन सी पर्टजिस करनी है, जो भी लैंग्वेज करनी है, अगर मल्टीलिंगुअल आपको एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्टोर करने होते हैं ट्रांसलेशंस, कि कौन से वर्ड को स्पेनिश में क्या बोलना चाहते हो आप, फ्रेंच में क्या बोलना चाहते हो, वो सारे आपको यहाँ पे, जैसे ई एन इंग्लिश के लिए फ़ोल्डर बना हुआ है, बाकी सब आपको इसमें नए फ़ोल्डर बना के वो इसमें सेव होते हैं। उसके बाद आते हैं व्यूज़। व्यूज़ तो आपको पता ही है कि व्यूज़ जो हमारा व्यू का फाइल होती है, वो व्यूज़ इसमें आते हैं। ठीक है, ये रिसोर्सेज हो गए। बाकी उसके बाद आती है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है कि जो भी फाइल्स इसकी टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं फ्रेमवर्क की, जैसे कंपाइल करता है व्यू, तो वो इसमें स्टोर होती हैं। ठीक है, जो भी इसकी इसकी फाइल है, जैसे कैशे होती है सिस्टम की टेम्प्रेरी फाइल्स, वो स्टोरेज के अंदर सेव होती हैं, तो इसमें आपको ऐसा कुछ देखने वाली बात है नहीं। उसके बाद आते हैं टेस्ट्स। तो कोई भी, हालांकि मेरे चैनल पे अभी तक किसी भी वीडियो में मैंने टेस्ट का जिक्र नहीं किया कहीं भी, कोई भी एप्लीकेशन आप टेस्ट करते हो ना, कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो तो उसको आपको टेस्ट भी करना होता है कि ये कोई भी एक मेथड आपने बनाया वो इंटीजर वैल्यू रिसीव करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, कुछ इस टाइप का जो आप चाहते हो वो आप टेस्ट में डिफाइन करते हो, और फिर वो टेस्ट रन करते हो कि आपका मेथड पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी कि जो हम, जैसे हम लोग एप्लीकेशन बना देते हैं, सर्वर पर डाल देते हैं, क्लाइंट को दे देते हैं, वो चलाता है, तो फिर बाद में रिपोर्ट करता है, सर जी ये तो ऐसा आना था, ऐसा आ रहा है, जो भी है वो सारी चीज़ें आप बेसिकली पहले से ही टेस्ट, मैनुअल टेस्टिंग नहीं, एप्लीकेशन के थ्रू टेस्टिंग, तो वो टेस्ट इसमें सेव होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोल्डर है आपका वेंडर का। जैसे कि हमने कवर किया अपने कंपोजर वाले वीडियो में कि कोई भी आपके पैकेजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि लेरेवल खुद
अपने दूसरे पैकेजेस पे बहुत सारा यूज़ करता है, बहुत सारा डिपेंड करता है। खुद के भी इन्होंने अपने जितने पार्ट्स मॉड्यूल्स हैं वो पैकेजेस में अलग अलग डिफाइन करके रखे हुए हैं। तो वो सब, ये वेंडर का नाम है पहले, जिसे कंपोज़र तो हमारे पास भी आया था वही है, ठीक है। और ये भी कुछ DNOEGEL, क्या नाम है, डेनोएगल, जो भी नाम बनेगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन है, उसके बाद डाटाबेस का पैकेज है अगर आपने नाम सुना हो। और ये फेकर के लिए ये है फिजानोटो, हैमक्रेस्ट, जो भी हैं उनके जिसके, और खुद का लेरेवल का इसके अंदर फ्रेमवर्क का एक अलग से पैकेज है, ठीक है। तो ये सब मोनोलोगो के डीबी के लिए, ये सब वो पैकेजेस हैं जो लेरेवल की चलने की रिक्वायरमेंट है, वो सब वेंडर की डायरेक्टरी, वो तो मुझे अब ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद आती है .env, इसमें आप अपनी, अब ये फाइल्स आ गई, डायरेक्टरीज हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ये इस .env में आप अपने सारी चीज़ें स्टोर करते हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको डीबी होस्ट, एप्लीकेशन की है हमारी, डीबी होस्ट, डीबी नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, कैशे ड्राइवर, सेशन ड्राइवर, रेडिस होस्ट, मेल ड्राइवर्स, ये सारी चीज़ें आप एनवायरनमेंट में सेव करते हो, कॉन्फ़िग फाइल में नहीं सेव करते हो। तो एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं, क्या फ़र्क होता है, वो फिर बाद में करेंगे, ठीक है। ये .env एग्जाम्पल ही है, इसका सेम फाइल होगी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप, ये गिटहब की फाइल, गिट की फाइल्स हैं, गिट इग्नोर, गिट एट्रीब्यूट्स। आर्टिसन क्या है, आर्टिसन बेसिकली एक यूटिलिटी है, जो कि यूटिलिटी क्या, इसका अब तो अच्छा खासा स्केल की होगी, अच्छे लेवल पे पहुंच गई, बहुत सारी ऑप्शंस आ गई इसमें। आर्टिसन कमांड लाइन, इसकी मतलब जो आपका ये फ्रेमवर्क है लेरेवल है, उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको कमांड पे मिलती हैं। तो वो जो कमांड आपकी एक्सेस होती हैं वो आर्टिसन से स्टार्ट होती हैं। तो PHP कंपोज़र जैसे हम लोग करते हैं, तो PHP आर्टिसन इसके लिए करते हैं, ठीक है, वो है। उसके बाद composer.json, composer.log, बाकी तो ये गल्फ फाइल JS, पैकेज जेसन, ये रीडमी, server.php, ये सब आप छोड़ दो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेन आपका जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है, आर्टिसन की एक मेन फाइल है और एनवायरनमेंट की मेन फाइल है, ये आपकी कवर हो गई। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आपको समझने में भी, अब आप कोड भी खोल के देखोगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यार ये है क्या, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाने में थोड़ा सा मैं कामयाब हुआ हूँगा। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।